सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पे ही, लगता है 5th लेक्चर है आई थिंक। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसका, गैसेज का। बच्चों स्पेसिफिक हीट मैंने बताया था, बोलेंगे सर तो बताए थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट या फिर है ना, उसमें बताया था पीछे, हमको याद नहीं आ रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में भी मैंने लगता है बताया था, क्योंकि वहाँ पे अगर सॉलिड और लिक्विड होता है ना, जैसे वाटर ही है तो वाटर का एक फॉर्म सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। तो वहाँ पे चीज़ें, उनका स्पेसिफिक हीट हमने बताया था। उसी के आगे हम गैसेज में अब देखने वाले हैं, क्योंकि गैसेज में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी वैसा ही एकदम फिक्स्ड वैल्यू ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा, है कि नहीं। और चीज़ें आसान है, समझ में आएगी। और चलिए करते हैं फिर, और क्या है ना। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूँ आपको बच्चों, क्योंकि आपको रिलेट हो जाए ना तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट में ही आपको याद होगा, हम लोग दो चीज़ें देखते थे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी दो चीज़ें देखते थे, ग्राम स्पेसिफिक हीट देखते थे, है ना बच्चों। ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते थे इसको, और एक मोलर था, याद कीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी। याद तो होगा ही बच्चों, होना चाहिए भाई, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान थी उस टाइम पे मैंने बताया था। तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्राम स्पेसिफिक हीट में क्या होता था, मतलब बोला जाता था कि स्पेसिफिक हीट एक्चुअली में होता क्या है, उसको बोला जाता है डेल्टा क्यू, सॉरी, मतलब कि सी यहाँ पर बोला जाता है, सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी होता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे ये बड़ा वाला सी होता था, इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता था। एन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये मोल्स है ना। यहाँ पे एम बता दूं कि यहाँ पे ये मास है ना, मास ऑफ, क्या बोलते हैं, मास ऑफ, जो यहाँ पे सबस्टांस लिया आपने, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स होता था। हम यहाँ पे लिक्विड लेते थे या फिर सॉलिड लेते थे, गैस भी लेते थे। गैस में तो स्टीम आ जाता था, एक्चुअली में हमने वहाँ पे सिर्फ वाटर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का होता था बच्चों। तो यहाँ पे और अगर आगे चले जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एम कैपिटल सी है बच्चों, ये देखिए ये बड़ा वाला सी है डेल्टा टी, है ना, और ये छोटा वाला सी है बच्चों, इसको और छोटा लिख देता हूँ, समझिएगा। छोटा और बड़ा में अंतर है, यहाँ पे छोटा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा सी से, है ना। तो बड़ा सी में मोलर वाला आता है और छोटा सी में आता है ग्राम स्पेसिफिक हीट वाला, ठीक है। सिंपल है, आपको वर्ड से भी क्लियर होगा। ग्राम में मतलब कि मास आएगा, और मोलर मतलब मोल आएगा, तो मोल आ गया, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। हम अब इन दोनों में रिलेशन भी बताए थे। अरे जल्दी बताओ सर, क्या बताया था हमने। ओके ओके, अगर मैं बता दूं कि मेरे दिल में क्या है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेरे दिल में क्या है। कि यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आ जाइए, ये कैपिटल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एन। एन क्या है, मोल है, तो एन इक्वल टू क्या होता है, मतलब मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास, जो कि एम ही है यहाँ पे, अपन मोलर मास होता है बच्चों, याद कीजिएगा, बताए थे सर, हाँ याद आ गया। तो मोल क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम मोल के जगह पे पुट कर दें कि गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो क्या बन जाएगा, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास इंटू डेल्टा टी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे डेल्टा क्यू अपन एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपन एम डेल्टा टी, ये तो सेम ही बन गया ये वाला। तो यहाँ पे छोटा वाला सी लिख सकते हैं और ये ऊपर चला जाएगा, इतना मैथ्स तो आता ही होगा यार। तो यहाँ पे ये बन जाएगा छोटा वाला सी टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल आसान है भाई। तो बड़ा वाला सी कितना आ गया, बड़ा वाला सी इक्वल टू छोटा वाला सी टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास आ गया। देख रहे हैं कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है। तो ये मैंने बताया था पीछे, ये तो पीछे का चीज़ है। सी होता था मोल और स्पेसिफिक हीट, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते थे। ये क्या होता था बच्चों, ये वाला, ये छोटा वाला सी क्या होता था, ग्राम
स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और ये तो मोलर मास ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप भी ऐसे करके लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। जनरली हमने ये चीज़ें पढ़ा था। ठीक है भाई, अब हम ये चीज़ें गैस में देखने वाले हैं। अलग से क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ तो पढ़ा दिया हूँ, अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे चीज़ें चेंज होती है बच्चों। कैसे चेंज होती है चलिए मैं बताता हूँ भाई। और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज में थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान बरतने की है। यहाँ पे भी वही चीज़ है। फिर चेंज क्या है सर, बताता हूँ भाई। चेंज कुछ नहीं है, चेंज यहाँ पे है कि अगर सी का वैल्यू देखा जाए तो होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, या फिर एन लिखते हैं, या एन लिखते हैं, एम लिखे हैं तो इसका मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट है। ठीक है भाई, एन लिख देंगे तो मोलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें ये है, एक चीज़ें इधर लिखता हूँ, एक चीज़ें यहाँ लिखता हूँ। अगर इफ़ यहाँ पे क्या करता था, इसका मतलब क्या होता था आपको मैंने बताया नहीं, सॉरी, मैं बताना चाहता हूँ कि इसको डिफाइन करने का तरीका क्या था। सी का डिफाइन करने का तरीका क्या था, मतलब स्पेसिफिक हीट आखिरकार डिफाइन कैसे किया जाता था। बोला जाता था कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू द गिवन 1 ग्राम ऑफ मास टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर यूनिट डिग्री, तो उसको बोल देते थे हम लोग कि स्पेसिफिक हीट होता है ना। मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हमें कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा किसी 1 ग्राम सबस्टांस को ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। कुछ समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे सी का वैल्यू लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है, 3.8 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा लिखा जाता है। मतलब कि 1 ग्राम अगर ये कोई चीज़ है ना, ये किसका जिसका भी लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट, जो भी सबस्टांस है, जो भी मैटर है ना, कुछ भी मैटर है, कुछ भी सबस्टांस है, तो उसको अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 ग्राम ही है भाई, 1 डिग्री सेल्सियस बनाना है तो आपको इतना हीट एनर्जी देना पड़ेगा। 3.8 जूल का हीट एनर्जी देंगे तब जाकर वहाँ बढ़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको मैंने ये भी बताया था भाई, लिख के बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता था, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम क्या होता था। तो इसमें आइस में बताया था कि लगभग होता है, यहाँ पे तो 1 होता है, यहाँ पे लगभग 0.5 और यहाँ पे लगभग 0.47 के आसपास होता है। इसका यूनिट आप समझ रहे हैं ना, सी तो यही होगा ना, यूनिट जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो उसी टाइप का है ये। मेरे को याद नहीं आ रहा है यूनिट हमने यहाँ कैलोरी में रखा था कि जूल में, यहाँ पे कैलोरी में रखा था आई थिंक, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी टाइप का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे आइस है तो 0.5, वाटर है तो 1, और यहाँ पे इतना हो जा रहा है। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही है कि नहीं। आइस में था तो यह फेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हीट देने की ज़रूरत अलग पड़ रही है। यहाँ पे 0.5 कैलोरी हीट देने के बावजूद भी 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ रहा है भाई, वाटर में ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है। इतना ही चीज़ को गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए ना भाई, और यहाँ पे फिर से कम चाहिए। मतलब कि डिपेंड करता है उसके फेज पे भी, बिल्कुल फेज पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि गैसेज में भी चेंज हो जाती है, तो चेंज हो जाती है तो देखना पड़ेगा ना भाई। तो वही चलते मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि हम किसी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, उस प्रोसेस एडियाबेटिक हो, एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ प्रोसेस इज आइसोथर्मल हो, है ना। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल हो तो भी अलग होगा, एडियाबेटिक हो तो भी अलग होगा। कैसे अलग होगा भाई, देखिए एडियाबेटिक मतलब कि यहाँ पे चेंज इन हीट नहीं हो रहा है, मतलब हीट हम लोग ना बाहर से दे रहे हैं ना अंदर से हीट जा रहा है, हीट का चेंज नहीं हो रहा है भाई। डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 है। एडियाबेटिक का मतलब यही होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक में ऐसा ही होता है, मैंने बता रखा है। अगर आपको नहीं पता हो फिर भी आप समझ लीजिए, कहीं पे एडियाबेटिक बोला जाए तो वहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है सर जी। अगर कहीं पे प्रोसेस बता दिया गया कि आइसोथर्मल है तो वहाँ पे बोला जाता है कि टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है ना। मतलब अभी जो इनिशियल टेम्परेचर है और वही यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर होगा।
डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो है, मतलब क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल जीरो है, थी दोनों बराबर है, तो डिफरेंस जीरो ही होगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे चेंज नहीं होता है। क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? अगर सी का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो है, ये जीरो कर दिया, तो अंदर कुछ भी हो तो जीरो ही हो जाएगा ना भाई। तो इसका मतलब कि डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो, मतलब सी का वैल्यू भी जीरो। डेल्टा टी का वैल्यू जीरो, मतलब कि अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है नीचे वाला चीज़, तो पूरा और ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे सी का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ओ भाई ये क्या आ गया, मतलब कि एक छोटा, एक प्रोसेस में जीरो और एक प्रोसेस में इन्फिनिटी। हाँ गैसेज में यही तो होता है, गैसेज में ये तो बहुत वेरी करता है। यहाँ पे छोटा सा अगर प्रोसेस बदल दिया ना, तो उस प्रोसेस में हीट कितना देना पड़ेगा और यहाँ पे हीट कितना देना पड़ेगा, तो सी का वैल्यू बिल्कुल ही बदल जाता है भाई, सी का वैल्यू बिल्कुल ही बदल जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये प्रोसेसेज पे डिपेंड करती है। ये तो मैंने 2 प्रोसेसेज लेके बता दिया, और भी प्रोसेसेज हैं, समझ सकते हैं आप। अगर हम लोग आइसोबैरिक वगैरह ले लें तो वहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब सी का वैल्यू अगर 2 केसेज में देखा जाए तो ये और ये आ रहा है। मतलब फिर बोला जाए कि गैसेज का जो स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज वेरी फ्रॉम कितना से कितना तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक केस में तो ऐसा आता है नेगेटिव भी हो सकता है भाई, कैन भी नेगेटिव, मैं लिख देता हूँ, सी ऑफ गैसेज कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में तो पॉजिटिव ही आता है, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है यार, जब अगर डेल्टा टी का वैल्यू चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव हो जाए, है ना। हो सकता है कि एक्सपांसन हो रहा हो, प्रोसेस में एक्सपांसन हो रहा हो, तो एक्सपांसन में क्या होगा, वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर का चेंज बच्चों नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज आपको मैंने बताया था, वहाँ पे क्या होता है, F/2 nRT आता है ना। तो देखा जाए तो F/2 nR ये तो चीज़ें कांस्टेंट ही है, लेकिन T के प्रोपोर्शनल आता है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज अगर हमने उसको बढ़ा दिया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। आई थिंक क्लियर होगा। वैसा हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा नहीं है कि अगर हमने एक चीज़ कंटेनर ले लिया है, इसका वॉल्यूम इतना था, हमने इसको इतना कर दिया और नीचे कर दिया, तो यहाँ पे गैसेज और ज़्यादा पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम कर दिया ना अपने कम, तो ये गैसेज और ज़्यादा आपस में टकराने लगेंगे, तो उनका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेज बढ़ जाएगा। ज़्यादा टक्कर खा रहे हैं ना भाई, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन वही कंटेनर हम लोग ये ले लें और यहाँ पे पिस्टन था और इसको हमने यहाँ पे कर दिया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ा दिए, तो अब ये फ्री हो गए, मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, तो वो अब धीरे धीरे मूव करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी उनका कम आता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का वैल्यू भी कम हो जाएगा। मतलब फाइनल कम हो गया तो नेगेटिव ही आ जाएगा, तो उस केस में सी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, मैं बस बता रहा हूँ आपको, है ना। तो बोला जाता है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, specific heat in gases are vary from process to process। प्रोसेस जहाँ चेंज किया हीट देने का थोड़ा सा, तो भाई बदल जाएगा यार, बदल जाएगा। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलेंगे फिर जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी ले लेंगे वैल्यू, भाई कुछ भी ले लेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो आपके सिलेबस में जो आपके लिए बताया गया है कि 2 चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे, और वही 2 से आपके एग्जाम में भी सवाल आता है, तो उससे हमको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। अगर 2 चीज़ें कंसिडर करेंगे तो हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। वो 2 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ भाई। 2 चीज़ें ये है बच्चों कि स्पेसिफिक हीट आप लीजिए, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट जब आप ले रहे हैं ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे लीजिए। कांस्टेंट क्या वैल्यू बच्चों, वॉल्यूम पे लीजिए। मतलब जो भी आप ठीक है हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए भाई, ये बात आप ध्यान
में रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा भी मैं बता देता हूँ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, ये दो चीज़ समझ आइए, बस दो ही चीज़ तो समझना है, कांस्टेंट प्रेशर पे। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो ये दूसरा चीज़ है, तो हम ये दो ही चीज़ कंसिडर करते हैं बच्चों। दोनों चीज़ में मैं बता देता हूँ कैसे कैसे लेते हैं। फिर से वही बात कि अगर स्पेसिफिक हीट है तो ये ग्राम भी हो सकता है, मोलर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ें ले लेंगे भाई। दो चीज़ें ले लेंगे मतलब कि क्या, एक ले लेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट ले लेंगे, और एक ले लेंगे मोलर। एक ले लेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटा वाला CV से, छोटा वाला CV याद रखिएगा बच्चों, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा वाला CV से। मोलर मतलब बड़ा वाला, आप ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो अब ऐसे आ गया भाई, अब क्या करें, अब हम पेन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। फिर से वही बात, अगर सी भी छोटा वाला लिखना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पे बड़ा वाला सी भी लिखना है तो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है भाई। फिर से वही बात, चीज़ें बहुत सिमिलर है बच्चों, पीछे वाला से ही सिमिलर है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास, एम सी भी डेल्टा टी बोल दिया जाता है इसको। यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू जो आएगा वो एन कैपिटल सी भी डेल्टा टी बोला जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई भाई, ठीक है, बहुत आसान है भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, सिंपल बात है। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से वही चीज़ हम लाएंगे। देखा जाए तो कैपिटल सी भी का जो वैल्यू है वो डेल्टा क्यू अपॉन एन है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं, यही तो लिखते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख दिए, इंटू डेल्टा टी लिख दिया भाई। क्या लग रहा है, फिर से वही मैं बोलूँगा, ये चीज़ यहाँ पे बन गया ना भाई। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग सी भी रख सकते हैं। ओ, तो यहाँ पे छोटा वाला सी भी ऊपर आ जाएगा, इंटू मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसका मतलब बड़ा वाला सी भी का जो वैल्यू होता है, छोटा वाला सी भी इंटू मॉलिक्यूलर मास होता है। देख रहे हैं कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है। फिर से ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट लेके हमने ये चीज़ रखा है। और यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पे ये क्या है, ये है ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट लिखना पड़ेगा आपको वॉल्यूम, ठीक है। और ये तो मोलर मास है जो हम गैस ले रहे हैं। तो गैस में इस तरीके से हम एक चीज़ को डिफाइन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी तरीके से हम एक और चीज़ को डिफाइन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। वो क्या होता है भाई, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने पीछे देखा वैसा ही तो करना है यहाँ पे भी। ग्राम स्पेसिफिक हीट, ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके ओके, इसको हम लोग बड़ा वाला सी पी से डिनोट करेंगे, इसको छोटा वाला सी पी से डिनोट करेंगे। पी क्यों यूज किए, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हमने यूज किया। आई थिंक क्लियर होगा यार। क्लियर होगा बच्चों। अब इसको आप लोग को पता है कि वही हम लोग कर देंगे कि छोटा वाला सी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी हो जाएगा। सी पी बड़ा वाला जो है डेल्टा क्यू अपॉन एम, सॉरी एन डेल्टा टी हो जाएगा।
तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही कर देंगे। अगर लिखना चाहें तो हम लोग डेल्टा क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों, छोटा वाला MCP डेल्टा टी। अरे सर ये सब हम अब खुद से कर लेंगे, कर लीजिए बच्चों, आप जल्दी जल्दी खुद से कीजिए। MCP बड़ा वाला CP इंटू डेल्टा टी। साफ साफ आपको पता चल गया होगा कि वही तरीका से n इक्वल टू यहाँ पे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यूज कर देते हैं। तो यहाँ से फिर वही चीज़ मैं यहाँ लाऊंगा, कैपिटल CP का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन m अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू डेल्टा टी। फिर से वही चीज़ बन गया भाई, फिर से वही चीज़ बन गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CP इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये चीज़ों को डब्बा में बंद कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का CP क्या आ रहा है, कैपिटल CP स्मॉल CP इंटू मॉलिक्यूलर मास। फिर से वही चीज़ अगर आप यहाँ पे बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, और ये यहाँ पे क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल है यार, चीज़ें बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना है। इसका यूनिट वगैरह कैसा होगा आपको सिंपल पता चल ही रहा होगा कि अगर आपको यूनिट दोनों के केस में तो वही यूनिट हो जाएगा। फिर ऊपर हीट है तो जूल में आ जाएगा, अपॉन मास है तो ग्राम में आ जाएगा, इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे अगर यूनिट देखना चाहें तो यहाँ पे भी यूनिट बता सकते हैं, नीचे बस यहाँ पे मोल आ जाएगा। CP का यूनिट, इसका यूनिट दिखा रहा हूँ आपको, तो जूल हो जाएगा पर मोल डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई। तो सिंपल चीज़ है बच्चों, है ना, चीज़ें सिंपल है। चलिए, स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओ भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो नया चीज़ है। नहीं नहीं, नया चीज़ नहीं है बच्चों, ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे हाँ, समझ में आया सर जी। F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। पीछे बता रखा है, पिछले लेक्चर में आई थिंक लग रहा है। तो बोला जा रहा है कि अब स्पेसिफिक हीट को हम इसके टर्म में कैसे लिखें। इसके लिए आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं भाई। आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा था पीछे, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा था। अरे इससे पहले ये समझिए कि टोटल एनर्जी जो होता था वही तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता था, और वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। बोलेंगे ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, चीज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने बता रखा है। ठीक है, पिछले लेक्चर में पक्का देख लीजिएगा बच्चों। और ये जो काइनेटिक एनर्जी आता है ना, यही वैल्यू होता है F/2 nRT होता है। ओ ठीक है, अब समझ में आया। तो यही इंटरनल एनर्जी जो U है आपके पास, वही काइनेटिक एनर्जी होता है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो, बट पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जो आइडियल गैस होते हैं, गैसेज जो हम लेते हैं, जो हम एजम्पशन लिए हैं, उनमें हम कंसिडर करते हैं कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हम लोग पढ़ते हैं mgh, और ग्रेविटेशनल में भी वही पढ़ते हैं, मैग्नेटिक। तो उस सब में आता क्या है, क्योंकि एक फोर्स खींचता है उसको और किसी हाइट पे रहता है, वो लगने वाला फोर्स ही नहीं है, तो भाई कहाँ से आएगा पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो इसीलिए हम बस ये लिख पाते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि एनर्जी का जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बोलिए सेम ही है, F/2 nRT हो गया। अगर आप चाहें तो छोटे से एनर्जी को लिखने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा एनर्जी D लिख दे देंगे। ये तो F/2 nR तो कांस्टेंट ही है, चेंज इन टेम्परेचर छोटा सा dt हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें तो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं बच्चों। अब हम इस तरीके से ला सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF भी बोलते हैं, है ना। तो DOF में लाना है तो कैसे लाएंगे, तो D एक छोटा सा क्या है, एनर्जी ही तो है बच्चों। तो मान लेते हैं इफ D इज a small heat energy, if D is a small heat energy given to 1 ग्राम, सॉरी यहाँ पे मोल का यूज हो रहा है ना, तो मोल ही ले लेते हैं।
गिवन 1 मोल ऑफ substance to raise its temperature by unit degree। क्या मैं लिखा हूँ, समझ रहे हैं आप? इफ डी इज ए स्मॉल हीट एनर्जी, अगर ये छोटा सा हीट एनर्जी है, क्यों है? क्योंकि एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल चीज़ है ना, हम बस इसको इधर से इधर कन्वर्ट कर पाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो एनर्जी टोटल है वही तो ये है, और यही एनर्जी अगर छोटा सा हो गया, ये छोटा सा हीट एनर्जी के फॉर्म में है, तो अगर उसको हम 1 मोल को देते हैं ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब समझ रहे हैं किसका डिफिनेशन हो गया? पीछे जो मैंने बताया, यहाँ इसका मतलब हो गया कि सी का डिफिनेशन हो गया। और ये सी कौन वाला है? बड़ा वाला सी है बच्चों, क्योंकि मोलर है। कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को बच्चों कांस्टेंट रखना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अब कैसे सी का वैल्यू हम लोग लिख पाएंगे? अब सी का वैल्यू, कैपिटल सी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या दिया है? छोटा वाला एनर्जी डी ई दिया है, अपॉन एन हो जाएगा, और डेल्टा टी मतलब कि छोटा वाला टी डी टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब सी भी का वैल्यू इस टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसी का यूज कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों किए? आप सोचेंगे कि भाई ये तो रटा रटाया किताबों में भी लिखा रहता है, गुरुजी भी आके यही लिख दिए, तो हम ऐसा किए क्यों? हम यहाँ पे इसलिए किए क्योंकि हमें ये एफ का वैल्यू जो है ना, इसको रिलेट करना है किसके साथ? स्पेसिफिक हीट के साथ। तो स्पेसिफिक हीट किधर है? यही तो है। तो बोलेंगे कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हम कांस्टेंट प्रेशर ले लिए तो क्या होगा? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन लेना बस कांस्टेंट वॉल्यूम ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर लेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएगी। आगे बोलेंगे गलत कैसे हो जाएगी? गलत इस तरीके से हो जाएगी ना बच्चों की, आगे ही पता चलेगा। अभी बस ध्यान में रखिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन ये ध्यान में जरूर रखिए कि क्यों है, तो ये आगे पता चलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं रिलेट, रिलेशन बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डी ई अपॉन डी टी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा F/2 एन आर। तो यही डी बाई डी टी का वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो ये एन से मल्टीप्लाई होगा, तो एन सी भी आ जाएगा। एन सी भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का पूरा मतलब बच्चों, इधर ही ले चलते हैं, देख सकते हैं इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो F/2 एन आर का वैल्यू हो जाएगा आपके पास एन इंटू सी भी, कैपिटल सी भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो एन मोल यहाँ पे भी कट गया, तो इसका मतलब हमारे पास सी भी का वैल्यू जो आ गया वो आ गया F/2। ठीक है भाई, F/2 आ गया। सी भी क्या था? सी भी आपको ये था, और सी भी का ये पूरा डिफिनेशन है, ये है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो भी मोलर वाला, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू आ गया, तो सी पी क्या होगा? तो इसके कारण हम सी पी भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि याद करना पड़ेगा। वो क्या होता है? वो होता है मेयर्स रिलेशन। बच्चों मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन मतलब कि कैसे ही आया मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए यूज होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और वो चीज़ मैंने अभी बताया नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब बता पाएंगे। तो ये रिलेशन आता क्या है फाइनली रिजल्ट वो समझिए, वो आता है सी पी, बड़ा वाला है बच्चों ये, माइनस सी भी इक्वल टू आर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया भाई ऐसे डायरेक्टली, सर याद क्यों करवा रहे हैं? याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसका डेरिवेशन मैं आगे ही बता पाऊँगा, अभी समझ में भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो वाली यूज होगी तो कहाँ से आप सोचेंगे, तो वो पढ़ने के बाद हम डिराइव कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनल रिजल्ट आता है। यहाँ पे सी पी और सी भी क्या है, ये मोलर में रखा गया है, मोलर स्पेसिफिक
हीट, यहाँ पे मोलर में रखा गया है दोनों Cp और Cv का वैल्यू, ठीक है। ओके, तो चाहे तो इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कैपिटल Cp का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल Cp इंटू मोलर मास। कैपिटल Cv का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल Cv इंटू मोलर मास। यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि Cp इंटू मोलर मास माइनस Cv इंटू मोलर मास इक्वल टू R। तो यहाँ पे Cp माइनस Cv का वैल्यू जो हो जाएगा वो R अपॉन मोलर मास हो जाएगा भाई। ओके, मतलब कि छोटे वाला में भी रिलेशन हमने निकाल लिया मेयर्स रिलेशन से, बिल्कुल। तो ये छोटा वाला है, ये जो आया है ये आया है आपके लिए ग्राम स्पेसिफिक हीट के लिए आया है ना, याद रखिएगा बच्चों। ये याद रहेगा तो ये भी हो जाएगा, ये तो आप ला ही सकते हैं। तो मेयर्स रिलेशन मोटा मोटी तौर पे यही बोलता है। हम लोग बचपन में ऐसे करते थे इस टाइप से ऐसे करके दिखाते थे कि इसके बाद अलग आएगा। ओके सर, आप अपना बचपना मुझे क्यों बता रहे हो, सॉरी। ठीक है, Cp माइनस Cv का वैल्यू हम लोग R लिख दिए, तो यहाँ पे Cv का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया, तो Cp फाइंड कर सकते हैं भाई। ओके, तो Cp का वैल्यू क्या हो जाएगा, R प्लस Cv हो जाएगा, है कि नहीं, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से R प्लस Cv का वैल्यू आया है FR/2, ठीक है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, R कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस F/2, Cp का वैल्यू आ गया। उसी तरीक़े से हम लोग निकाल सकते हैं, एक गामा यूज होता है हर जगह पे बच्चों, उसको बोलते हैं Cp अपॉन Cv। तो Cp का वैल्यू क्या है, R टाइम्स ऑफ 1 प्लस F/2, इसका वैल्यू होता है FR/2। तो एक चीज़ यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है R। आगे अगर हम इसको ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 1 प्लस F/2 डिवाइडेड बाई F हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो 2 प्लस F अपॉन F, मतलब 2 प्लस 2 अपॉन F प्लस 1, इस टाइप का आ जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 अपॉन F भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो गामा का वैल्यू ये हो जाता है। तो गामा क्या होता है बच्चों, गामा बस ऐसे डिफाइन किया गया है, Cp अपॉन Cv कहीं पे लिखना हो ना तो आप गामा लिख दीजिए, बस इस टाइप से आपको डिफाइन करके बता दिया गया है। तो चीज़ें आपको बस 3 ही चीज़ें ध्यान रखना है। Cv का वैल्यू हमने बताया था FR/2, और Cp का वैल्यू कितना आ गया, आप देख सकते हैं Cp का वैल्यू ये आ गया और गामा का वैल्यू ये आ गया। बस 3 चीज़ें अगर आपको पता है ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। ठीक है, इतना है तो चलें आगे। मैं आगे एक टेबल में बता देता हूँ, ताकि हर लोग एक टेबल में बताते हैं। टेबल में ये बता रहा हूँ कि F का वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है, जैसे एक गैस हमारे पास ले लिया मोनो एटॉमिक, एक गैस हमने ले लिया डाया एटॉमिक, उसमें अलग हो जाएगा। और एक होता है पोली एटॉमिक होता है बच्चों, है ना। इन सब में आपको पता है कि F का वैल्यू कितना होता है 3, मुझे नहीं पता है सर, तो पता करिए बच्चों, मैंने बता रखा है ना। F का वैल्यू 5 और यहाँ पे F का वैल्यू 6 ले लेते हैं, ठीक है भाई। याद रखिए हम लोग इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को। वाइब्रेशनल जो आता है ना, वाइब्रेशनल में 2 ऐड करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे वाइब्रेशनल नहीं ले रहे हैं। आगे ही बता रहा हूँ, बोलेंगे कि सर गलत ले लिए, नहीं, वाइब्रेशनल हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। हम यहाँ पे पहली चीज़ बताते हैं Cv का वैल्यू, फिर यहाँ पे बताएंगे आपको मैं Cp का वैल्यू, फिर आपको मैं बताऊँगा गामा का वैल्यू। अरे यार गामा और यहाँ पे एक खाली बच गया, तो खाली में मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, वही बोल सकते हैं, ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होगा। चलिए देखते हैं भाई। देखिए चीज़ें मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। Cv का वैल्यू क्या होता है बच्चों, FR/2 होता है। Cp का वैल्यू क्या होता है, R उसमें जोड़ देते हैं, R प्लस Cv कर देते हैं। गामा का वैल्यू Cp अपॉन Cv ही होता है। तो चीज़ें जैसे हैं वैसे यहाँ पे रख देता हूँ मैं।
तो यहाँ पे मोनोटॉपिक पे कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए ना। FR/2 मतलब 3R/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5R/2 हो जाएगा। यहाँ पे 6R/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, R जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5R/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7R/2 हो जाएगा। यहाँ पे 8R/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CP अपन CV कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5/2 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे 7/5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8/6 का मतलब हो गया 4/3। इसका वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, 3 6 18 6 ये आ जाएगा 1.4, ये आ जाएगा 1.33। ओके, अब आगे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है F/2 nRT, यही तो होता है F/2 nRT। तो यहाँ पे देखें तो n का वैल्यू तो 1 हो गया क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस, तो F/2 RT आ जाएगा। तो F/2 RT में अगर आप देखना चाहें तो F का वैल्यू 3 है तो 3/2 RT हो जाएगा। यहाँ पे 5/2 RT हो जाएगा। यहाँ पे 6/2 RT हो जाएगा। यहाँ पे ओके है ना बच्चों, ये चीज़ें आसान हो गई। इस टाइप से हम लोग कंसिडर करते हैं। आप यहाँ पे बोलेंगे कि वैल्यू किसके लिए, वैल्यूज इसलिए लिए क्योंकि देखा गया है कि गामा का वैल्यू जाते जाते घटता जाता है जैसे जैसे एफ का वैल्यू बढ़ता जाता है। मतलब कि इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है तो गामा का वैल्यू कम होगा, ये चीज़ देखा गया। सिंपल सी बात है, तो वही चीज़ को हम ऐसे बता दिए। देख रहे हैं यहाँ पे 1.66 1.4 1.3 और कम होता जाएगा अगर यहाँ पे एफ का वैल्यू और ज़्यादा लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्या बताना चाहूँ, एक चीज़ और यूज होता है, कहीं कहीं पे बोला जाता है कि जैसे सवालों में अगर आ जाए कि गैसियस मिक्सचर लेना है। गैसियस मिक्सचर का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, बहुत सारे गैसेज को हमने मिक्स कर दिया, बहुत सारे नहीं, जनरली 2 लेकर बताया जाता है। मान लीजिए कि एक गैस आपके पास A है, एक गैस आपके पास B है। इस गैस का आपको दे दिया है कि इसका मोल जो है μ1 मोल है, इसका μ2 मोल है। भाई दे रखा है इस टाइप का, ठीक है, मोल दे दिया, ठीक है भाई। तो इसका अगर हम देखना चाहें, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया है m1 और इसका मॉलिक्यूलर मास m2 दे दिया है। ये भी इसका मॉलिक्यूलर मास, ये चीज़ें तो सवाल में यूज होती है लेकिन मैं बस ऐसे जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर मास दिया हुआ है, गिवन मास है m1, गिवन मास इसका m1 है, इसका गिवन मास m2 है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हम अब इसका m1 बताना चाहें तो m1 कितना हो जाएगा, μ1 कैपिटल M1। m2 अगर बताना चाहें तो μ2 कैपिटल M2। ठीक है भाई, बोला जा रहा है कि इन दोनों को मिक्स करने पे, इफ दे आर मिक्सड देन फाइंड इट्स मोलर मास। मतलब कि जब हम लोग इन दोनों गैसेज को एक कंटेनर में जाके मिक्स कर दिए तो फाइनल हमको मॉलिक्यूलर मास कितना मिलेगा, फाइनल मॉलिक्यूलर मास कितना मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए तो कितना होगा वो चीज़ हमें बताना है। तो बता सकते हैं भाई, क्योंकि आपको गिवन मास आपको दे दिया होगा, गिवन मास आपको सवाल में दे दिया होगा। तो दोनों का गिवन मास को अगर हम ऐड कर दिए तो m फाइनल नहीं लेके जाएगा, m मिक्स्ड जो है, जो मिक्स्ड है उसका हो जाएगा क्या, m1 छोटा वाला ma जो आया था प्लस m2। दोनों का गिवन मास, जो मास दे रखा है हम उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
इसका वैल्यू क्या है, μ1 m1 है, इसका मास क्या है, μ2 m2 है। तो यहाँ पे ये कितना है बच्चों, ये हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर दिए हैं, तो ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे μ1 प्लस μ2 हो जाएगा इनटू जो मिक्स्ड का है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मिक्स्ड मॉलिक्यूलर मास जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा μ1 m1 प्लस μ2 m2 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस μ2। तो ये चीज़ बहुत आसान हो गई यार, इस टाइप से आ जाएगी, इस टाइप से ही निकालना रहता है बच्चों। और ये वहाँ पे आपको और चीज़ बताएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर है क्या है चीज़ें, तो आप कर सकते हैं, सवाल से ही पता चलेगा असली चीज़, क्योंकि सवाल जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको सोल्व करना होगा, ऐसे किया जा सकता है। एक चीज़ और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर इसका आपको दे दिया है, इसका क्या दे दिया है कि अगर कुछ CP इनका वैल्यू है, CP इनका है, CP1 है और CV1 है, इनका ही वैल्यू CP2 है और CV1 है, इस टाइप का कुछ वैल्यू इनका दे रखा है। मोलर किधर गया, मोलर वाला किधर गया, ठीक है, ये बड़ा वाला मान लेते हैं, ये छोटा वाला यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, मतलब हम ये बड़ा वाला ही यूज कर रहे हैं बच्चों, है ना, मोलर ही यूज कर रहे हैं। ग्राम वाला में भी सिमिलर ही हो जाता है, कोई दिक्कत। तो ये मोलर वाला में ये दोनों चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर A के लिए, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम A के लिए, उसी तरीके से B के लिए। तो इन दोनों को मिक्स किया जाए तो इनका फाइनल CP क्या होगा और फाइनल CV क्या होगा वो निकालना है। तो वो कैसे निकाल पाएंगे भाई, निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। देखिए, इफ़ A एंड B आर मिक्स्ड, ये उतना समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सवाल के अकॉर्डिंग बनेगा, ये तो बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देन फाइनल वैल्यू ऑफ CV, ठीक है, CV ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का CV क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आपने देखा ना पीछे कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि डेल्टा Q जो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं वो मिक्सचर में, क्योंकि बच्चों मिक्सचर का जो हीट एनर्जी हमको देना होगा ना वो इन दोनों का हीट एनर्जी का सम ही तो होगा भाई। दोनों का सम ही तो होगा। बोलेंगे सम कैसे होगा, क्योंकि हीट एनर्जी को सम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे जो भी जैसे लिया गया हो, तो उसके बाद आपको ऐसा ही आता है। जनरल टर्म मैं बता रहा हूँ, है ना, चीज़ें चेंज भी हो सकती है भाई है ना। तो यहाँ पे डेल्टा Q का वैल्यू हो जाएगा बच्चों N, मतलब कि μ1 CV1 डेल्टा T प्लस μ2 CV2 डेल्टा T लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2, क्योंकि मिक्स किया है तो मोल्स तो ऐड ही हो जाते हैं, इंटू CV ऑफ मिक्सचर नहीं पता हमको, इंटू डेल्टा T। डेल्टा T का वैल्यू कट जाएगा भाई, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर सेम ही लिए हम लोग। तो यहाँ पे CV ऑफ मिक्सचर जो आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2, ये चीज़ आ जाता है भाई। पता नहीं मैंने सही लिया है कि गलत, सही ही होगा। उसी तरीक़े से अगर आप कैपिटल CP मिक्सचर का निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो ये तो बस जनरल टर्म में ऐसे करके बता रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें चेंज हो जाएं, क्योंकि चीज़ें अगर चेंज किया जाए तो चीज़ें चेंज हो सकती है भाई। और ऐसा डायरेक्टली आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल में ऐसा डायरेक्टली यूज मत कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे करिएगा अगर आए तो, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं भाई। क्या बोला जा रहा है बच्चों, दो परफेक्ट गैस है। परफेक्ट गैस का मतलब होता है आइडियल का गैस, आइडियल गैस आइडियल का गैस क्या होता है, टेम्परेचर T1 T2 पे रखा गया है, मिक्स किया गया। देखिए मिक्स का सवाल है, आता है मिक्स का सवाल। तो 2 परफेक्ट गैस है, A है और B है, T1 टेम्परेचर पे, T2 पे है। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, इनको अगर मिक्स किया गया है तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि डेल्टा Q मिक्सचर इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 कर सकते हैं भाई, इसीलिए बोल दिया जाता है,
टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? ठीक है, अगर इसका नंबर ऑफ इफ मासेज ऑफ मॉलिक्यूल M1 M2 मासेज दे रखा है, M1 M2 मासेज दे रखा है, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 दे रखा है, छोटा वाला n किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों, और ये मासेज दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो बोला जाता है कि फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा भाई, फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा बच्चों, है ना। निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। यहाँ पे हीट का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, सॉरी मैं हीट बोल रहा हूँ, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो एनर्जी क्या होता था, आपको बताया था मैंने कि टोटल एनर्जी जो होता था वही इंटरनल एनर्जी होता था, वही काइनेटिक एनर्जी होता था। तो कोई भी एनर्जी बोले तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, F/2 NR T यूज कर सकते हैं। अब बोलेंगे एफ का वैल्यू कौन सा ले, मान लेते हैं कि गैसेज बच्चों मोनोएटॉमिक है, क्योंकि मोनोएटॉमिक ही मानना पड़ेगा। आप मोनोएटॉमिक कंसिडर कीजिए, गैसेज को मोनोएटॉमिक कंसिडर कीजिए, तो आपके पास एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से अब आ जाएगा 3/2 NRT। ओके, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्सचर का निकालना है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू इनिशियल एनर्जी 1 का प्लस इनिशियल एनर्जी 2 का, कर देते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3/2। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एन का वैल्यू क्या होता है, ये तो फाइंड करना पड़ेगा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है भाई, ठीक है। ओके ओके, इसको इसके टर्म में ये तो लिख सकते हैं, इसके टर्म में लिखें हम, क्योंकि हमको मोल्स नहीं दे रखा है, तो इसको इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। F/2 NRT के जगह पे हम लोग NKT भी लिखते हैं ना कभी कभी, F/2 कैपिटल N KT भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे आपको याद होगा। N क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दे रखा है N1, K है T1 पे है, प्लस 3/2 N2 K T2 हो जाएगा। यहाँ पे मिक्सचर का क्या हो जाएगा बच्चों 3/2, देखिए N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे तो N1 प्लस N2 आ जाएगा, इंटू K इंटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा यहाँ पे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 3/2 कट जाएगा, तो देखा जाए ऊपर ऊपर से तो कितना आ जाएगा भाई, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल है भाई। तो यहाँ पे मास का टर्म नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि मास वाला दिख भी नहीं रहा है, ऐसे ही दे दिया होगा। आगे चलते हैं भाई, जल्दी से कर लेते हैं बच्चों इस सवाल को भी। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक है तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा 3। दूसरा जो है डायाटॉमिक है तो इसके लिए मैं एफ का वैल्यू 5 ले लूँगा, तो दिया भी है गामा का वैल्यू करके, तो गामा ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स करने पे फाइनली गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा। गामा क्या होता है, CP/CV होता है भाई, यही तो होता है, हमें तो यही पता है, ठीक है। इसका गामा दे रखा है, गामा दे रखा है 5/3, इसका गामा दे रखा है आपको 7/5। अब क्या करें, हम लोग अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसको एक टर्म में ले आते हैं, नहीं इसको एक टर्म में ले आते हैं भाई। CP का वैल्यू क्या होता है, CP माइनस CV R होता है, तो CV प्लस R हो जाएगा अपॉन CV, इसका मतलब कि 1 प्लस R अपॉन CV हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे हम छोड़ते तो दोनों चीज़ निकालना पड़ता, CV मिक्सर का CP/CV, यहाँ पे बस CV निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब अब हमको CV ऑफ द मिक्सर निकालना है, तो CV क्या हो जाएगा, CV ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला था कैसे निकालते हैं, डेल्टा Q इक्वल टू NCV डेल्टा T कर देंगे। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर मिक्सचर का निकालना है, डेल्टा Q ऑफ मिक्सचर जो है तो हो जाएगा दोनों का सम मोनोडाया का, तो NCV, इसका CV क्या हो जाएगा, CV1 3R/2, इसका CV2 कितना हो जाएगा
5r/2, यहाँ पे लिख सकते हैं 3r/2 डेल्टा टी प्लस n इंटू 5r/2 डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा फिर, n सी भी मिक्सर का आ जाएगा, मिक्सर का आ जाएगा इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ पे सी भी मिक्सर का कितना हो जाएगा बच्चों, साफ साफ दिख रहा है हमें, 8r/2 हो जाएगा, मतलब कि 4r हो जाएगा भाई, 4r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं 1+r/4r, ये हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो 1.25 आंसर आ रहा है क्या, 1.25 हो जाएगा बच्चों, 5/4 आ जाएगा। तो ये गामा, फाइनल गामा का वैल्यू ये हो गया है ना, मैंने बोला था गामा आ गया। तो मिक्सर का ऐसा करके आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे यहीं पे करते तो यहाँ पे सीपी भी निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे सीपी ऑफ द मिक्सर भी आता, तो दोनों का रेशियो ले तो फिर भी वही आता आंसर, ठीक है ना। कर किया जा सकता है बहुत तरीक़ों से। कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, सी भी कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस दिया हुआ है, गामा का वैल्यू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो यही तो दिया है 3r/2। सी पी माइनस सी भी का वैल्यू आपको आर दे रखा होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लोग यूज करके बता सकते हैं कि सी पी का वैल्यू जो हो जाएगा r + 3r/2। तो हमको पता चल गया कि 5r/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, गामा का 5/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ट्राई एटॉमिक गैस लेना है जिसमें मॉलिक्यूल्स और रिजिड, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बताना है, 1 मोल का 1 मोल है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, F/2 nRT, n का वैल्यू 1 हो गया, तो F/2 यहाँ पे यूज करेंगे, RT यूज करेंगे, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्राया एटॉमिक दिख रहा है हमको, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल में, 3 रोटेशनल में, वाइब्रेशनल कंसिडर करना नहीं तो 6 हो जाएगा, 6/2 RT कर देंगे तो 3 आ जाएगा। बहुत आसान है भाई, इस टाइप के सवाल भी आते हैं। 40 कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। ठीक है, मोनोटोमिक है और 1 मोल है, इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जाने में उनको 40 कैलोरी देना पड़ रहा है। उसी तरीक़े से अब दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे, सीपी कांस्टेंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ओवरऑल द इंटरवल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, यही चीज़ है, यही सेम है, सेम चीज़ है, उसको हमको बोल रहा है कितना हीट चाहिए, अगर यहाँ पे सेम चीज़ है और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे भी ले जाना है क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ओवरऑल एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी आवाज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा होगा, पानी गिर रहा है उधर यार। तो सी भी पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कितना होगा, सी पी निकालेंगे तो सी भी निकल जाएगा। सी पी कैसे निकाले बच्चों, तो डेल्टा क्यू जो हीट एनर्जी देना पड़ रहा है 40 कैलोरी है, इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल 1 सी भी इंटू डेल्टा टी, 10 का आ रहा है, सी भी का वैल्यू हो जाएगा 4, सी भी निकालना है, सॉरी ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सी पी का वैल्यू आएगा, सी बी का वैल्यू क्या होता है आर, सॉरी सी पी माइनस सी बी का वैल्यू आर होता है। तो यहाँ से सी भी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, सी पी माइनस आर हो जाएगा भाई। तो सी पी कितना 4 है, आर का वैल्यू कितना है, देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ये चीज़ देख रहे हैं 2 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, मतलब 2, अच्छा 10 से गुना भी करना था, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 10 से गुना भी करना था ना यार, मैं भूल गया। एक सेकंड बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कट गया होगा, तो 4 आ गया, ओके 4 आ गया, तो हीट एनर्जी हमको निकालना है, और सॉरी तो ये 2 आ जाएगा, सी भी का वैल्यू हमको निकालना है, डेल्टा क्यू का वैल्यू एन 1 है, सी भी का वैल्यू 2 है, डेल्टा टी का वैल्यू 10 है, 20 आंसर आएगा भाई, ठीक है ना।
तो आंसर ये हो जाएगा बच्चों। हीट निकालना था, देखिए मैंने पढ़ा नहीं था, हीट रिक्वायर्ड। ठीक है। एक और बहुत आसान सा सवाल, टू गैसेस दिया रखा है, ये सेम टेम्परेचर सेम मास डेंसिटी। ओके, मास डेंसिटी सेम है, डायमीटर दे रखा है दोनों का, रेशियो ऑफ मीन फ्री टाइम। ओके, मतलब मीन फ्री टाइम, मीन फ्री पाथ हम लोग क्या पढ़े थे, मीन फ्री पाथ हम लोग जानते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं लेमडा। और लेमडा क्या आता था हमारे पास, 1/√2 हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट लेते थे, n/d², यही तो आता था भाई। कैसे आता था लेमडा का वैल्यू, हम लोग ये पाथ लेंथ होता था तो हम लोग वेलोसिटी वो गुना कर देते थे टाउ से। अरे यार सिंपल तो था, ऐसे ही तो करते थे, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही तो है, ये डिस्टेंस ही है, ये टाइम ही है, तो वही तो कर दिया हमने। ओके ओके, तो हमको यहाँ पे मीन फ्री टाइम पूछ लिया, तो टाइम देखिए बच्चों मैं इसीलिए बताता था कैसे आता है। तो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी से नीचे और आ जाएगा एक और, तो इसका मतलब टाउ का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 n/d² इंटू भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब टाउ का वैल्यू आ गया, तो यही तो हमको निकालना है, मीन फ्री टाइम का रेशियो। तो मीन फ्री टाइम यही होता है। कैसे निकालें, कैसे निकालें, देख सकते हैं √2 पाई कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/n मास डेंसिटी इंटू डायमीटर का स्क्वायर। एक सेकेंड यार, ये भी है ना, तो भी को चेंज करना पड़ेगा। भी क्या होता है, VRMSE तो लेते हैं हम लोग, VRMSE लेते हैं बच्चों, मैंने बताया था कि नहीं, VRMSE लेते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VRMS √3 RT/m लिखते थे हम लोग, और m क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास ही होता था। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे यूज कर दूँ तो √3 RT तो कांस्टेंट ही है, मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा रूट का, तो देखा जाए तो रूट का मॉलिक्यूलर मास ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय n/d²। ठीक है ठीक है, सब कुछ दे ही रखा है, तो आपको τ1/τ2 निकालना है। और सेम बोल, अरे यार सेम बोल रहा है ना, सेम टेम्परेचर है बस सेम मास डेंसिटी, मतलब कि n का वैल्यू भी नहीं लिखना है। तो τ1/τ2 क्या हो जाएगा, √ मॉलिक्यूलर मास 1 डिवाइडेड बाई d1 का स्क्वायर। अरे यार ये पूरा में नहीं है, डिवाइडेड बाई √ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाई d2 का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है हमको कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 इंटू d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, √40/131 इंटू d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर अपन 0.1 0.07 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.07 का स्क्वायर, कितना आएगा जल्दी बताइए बच्चों, कूद कूद के बताइए, अप्रोक्सीमेट ही निकालना है। 131 इंटू एक तो 100 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 49 हो जाएगा। ये लगभग लगभग कट रहा है, इसको बार में 2 बार में कटेगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, चरतिया 12 3 बार में कटेगा 120, तो 3 बार में लगभग 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, इसका रूट है तो नीचे में √3 है, लगभग लगभग ऊपर 2/√3 आ रहा है, तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। ऐसे ही करना है, तो 1 किसके नज़दीक आ रहा है, देखिए 1 बस यही है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं यार। तो इसके आगे तो कुछ नहीं है बच्चों। तो यहाँ तक आने के लिए आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय। और भी सवाल करेंगे। एक चीज़ बताना था यार, भूल गया, सॉरी थैंक यू तो बाद में अभी रखिए। देखिए मैं एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको, कि हम बोले थे कि वहाँ पे जो CV का वैल्यू हम लोग यूज किए थे, एक सेकंड आ जाओ भाई, CV का यूज, हाँ बोलेंगे कि यहाँ पे CV कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यों लिए थे, प्रेशर क्यों नहीं लिए थे, तो मैंने बोला था आगे पता चलेगा, इसलिए क्योंकि जो हम लोग मेयर्स रिलेशन पढ़ते हैं उसमें CP - CV का वैल्यू आ आता है, तो इसका मतलब कि CP का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है CV से बच्चों, है कि नहीं। ये रिलेशन आपको मैं आगे बताऊंगा बच्चों, बट अभी के लिए समझिए कि CP का वैल्यू उसका मतलब CV से ज़्यादा, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ले लेता तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती,
सॉरी यहाँ पे ये आ जाता, Cp का वैल्यू ये आ जाता, और उसके बाद देखा जाए तो Cp का वैल्यू जो आता वो Cv से कम हो जाता। अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो P आ जाएगा, ये आ गया, और जब ये आ गया तो आप समझ रहे, उसके बाद आप ये निकालेंगे, सी भी का वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें R घटाना पड़ेगा। R घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से R आपको घटाना पड़ेगा, है ना बच्चों, F/2 माइनस R करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, R इंटू F/2 -1 हो जाएगा। तो जैसे ही F का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, चीज़ें उल्टा पलटा होने लगेगा, तो चीज़ें नेगेटिव आने लगेगी। इसीलिए हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है मेयर्स रिलेशन से कि Cp का वैल्यू ज़्यादा होता है, और अगर आपने यहाँ पे प्रेशर लिया तो यहाँ पे Cp का वैल्यू कम हो जाएगा, और जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेयर्स रिलेशन कुछ और बताता है। इसीलिए वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम ही लेते हैं, प्रेशर नहीं लेते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आ गया समझ में, यही बात होती है। मेयर्स रिलेशन कन्फ्यूज कर रहा होगा, लेकिन हम ये चीज़ आगे बताएंगे। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। और एक चीज़ और बताना था बच्चों कि इसमें अभी आप सवाल मत कीजिएगा। हाँ हाँ, सवाल मत कीजिएगा बच्चों, है ना। सवाल करेंगे कब, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज होता है, तब जाकर सवाल अच्छे बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। अभी सवाल मत कीजिएगा, ठीक है, डोंट डू क्वेश्चन, क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।